बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप MTI 301 के स्टूडेंट हैं और आपने फाइनल टर्म की तैयारी नहीं की तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बेसिकली ये वीडियो निचोड़ है, ठीक है, पिछले पास्ट पेपर का। जो पिछले साल आपके MCQs पेपर में आते रहे, उससे पिछले साल आते रहे और उससे पिछले साल आते रहे, ठीक है, और जो इस दफ़ा आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये नतीजा निकला कि हर साल MCQs वही रिपीट होते हैं कैलकुलस 2 के, ठीक है, यानी कि पास्ट फाइल से ही MCQs आते हैं। तो मैंने सबसे पहले उन सब MCQs को इकट्ठा किया, देन मैंने एक रफ फाइल बनाई, देन मैंने नीट फाइल बनाई है, ठीक है। तो ये अगर आपको फाइल चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप ये सारे MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, A to Z ऐसे ही आते हैं, ठीक है, तो आपका MCQs वाला पोर्शन कंप्लीट सॉल्व आउट हो जाएगा, 95% हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका सब्जेक्टिव रह जाता है तो आप पास तो हो जाओगे कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। Which of the following condition must be satisfied for vector field to be conservative? जब व्हाट आ जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है, तो उसके लिए आप अगर किसी वेक्टर फील्ड है, ठीक है, चाहे उस वेक्टर फील्ड का आप कर्ल लो या डाइवर्जेंस लो, ठीक है, उसको जैसे भी सॉल्व आउट करो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ठीक है, जिसमें एक के इक्वल था 0, तो हमने इसका आंसर ये लगाया क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तभी 0 होता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हमारे पास ये होती है एक स्ट्रेट लाइन। ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास ये होती है रियल लाइन या कोऑर्डिनेट लाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेन और इसको हम कहते हैं 3D स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है, मिक्सअप करके, तो उसको आपने समझना है। क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज, तो कह रहे हैं कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है, प्लेन, ठीक है। कर्ल अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। अच्छा, किसी भी वेक्टर का जब कर्ल लेते हो तो वो भी वेक्टर होता है, और अगर हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रेडियंट अ वेक्टर अ फंक्शन इज ऑलवेज, तो वो भी वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ल हो या ग्रेडियंट हो, आंसर वेक्टर ही आएगा। आप कह रहे हैं प्लेन इज डैश सरफेस, देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, स्पेशल फॉर्म है पैराबोला की। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्डर ट्रिपल करस्पॉन्ड्स टू 3 डायमेंशन स्टेट। देखिए अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक एक्स, एक वाई और एक जी, ठीक है, 3 लाइंस होती हैं 3D प्लेन में। तो कह रहे हैं हमारे पास अगर 3 डायमेंशन स्टेट है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है 3D, तो हमारे पास पॉइंट एक्स वाई जी होंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। अच्छा, रियल लाइन क्या, मैंने आपको बताया था कि ये रियल लाइन है, इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो रियल लाइन हमारे पास माइनस नेगेटिव से ये पॉजिटिव नेगेटिव तक, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये द एंगल विच मेक पॉजिटिव एक्स वाई जी एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल एंगल। अच्छा, जब हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल की बात होती है तो वो क्या होती है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। स्पेस क्या है, देखिए मैंने क्या कहा था, ऑर्डर ट्रिपल, 3 चीज़ें आगे। ऑर्डर क्या होता है, ये चीज़ 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू 3D स्पेस में आती है ना, 3D प्लेन में, 3 डायमेंशन में, वो स्पेस में होती है। तो कह रहे हैं कि स्पेस जो है वो यूनिक पॉइंट्स होती है। अब कह रहे हैं प्लेन इज डैश सरफेस, 1 डायमेंशन, ठीक है, 2 लाइन्स हैं तो 2 डायमेंशन, और स्पेस 3 लाइन है तो 3 डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्लेन है उसकी कितनी डायमेंशन है, तो प्लेन की हमारे पास 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इज, कह रहे हैं कि रियल नंबर को हम जैसे लिखते हैं, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, यानी कि उसकी शक्ल कैसी होती है, तो उसकी शक्ल कोऑर्डिनेट लाइन होती है, ये जो होती है रियल लाइन, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये होती है रियल लाइन या फिर कोऑर्डिनेट लाइन, इसके 2 नाम है, ठीक है। इसके सेंटर में होता है 0 और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे पास रियल नंबर की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो उसकी ऐसी होती है, कहाँ पे होती है, कोऑर्डिनेट लाइन होती है, ठीक है, ये वाली, या रियल लाइन होती है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन था इसलिए हमने कोऑर्डिनेट लाइन लिखाया, अगर रियल लाइन ऑप्शन होता तो हम रियल लाइन लिखाते। अब अगर हमें कहते हैं कि रियल नंबर का कौन कहाँ तक होते हैं, तो आपने बताना है माइनस इन्फिनिटी से
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। ये आगे आपका एमसीक्यूज आएगा। पास एक, ठीक है, ये गिवन है इंटेग्रल आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स व्हाट विल बी। देखिए, एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें हमारे पास एक्स वाई का जिक्र होता है, ठीक है, और जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें हमारे पास आर थीटा का जिक्र होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या तरीकाकार है। देखें, अगर ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, डबल होती है दोनों के केसेस में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ये वाली फॉर्म है, ठीक है, और साथ हमारे पास डेरिवेटिव भी डी एक्स डी वाई आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी वही रीजन आ जाएगा। रीजन यानी कि हिस्सा, यानी कि ग्राफ के जिस हिस्से पे काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको इसमें हमारी मर्जी होती है कि डी एक्स को पहले लिखे या डी वाई को पहले लिखे या डी वाई को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं उसकी डबल इंटीग्रेशन और फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे आर थीटा यूज होता है ना, तो हम फंक्शन आर थीटा के अलोंग लिखते हैं, और जब भी हम फंक्शन लिखते हैं उसके साथ आर जरूर लिखते हैं, ठीक है। और जाहिर है हम आर थीटा यूज कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी डी आर डी थीटा होगा। और यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो पहली लिमिट होती है यहाँ पे इस साइड पे इंटीग्रेशन की, वहाँ पे हम आर की वैल्यू लिखते हैं और दूसरी पे थीटा की लिखते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि हम आर यहाँ पे लिख लें और थीटा यहाँ पे, ठीक है, आर हमेशा ऐसे लिखना है और थीटा को ऐसे लिखना है। अब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन थी, आर की वैल्यू, ठीक है, सी से डी, ये, ठीक है, सी से डी आर की वैल्यू। तो पहले इंटीग्रेशन पे हमने सी से डी रखना है, दूसरी पे हमने थीटा की वैल्यू रखनी होती है तो ए से बी रख लेंगे, ठीक है, बाकी ये चीज एज इट इज आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्पेशल फॉर्म है पैराबोला की। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्डर ट्रिपल करस्पॉन्ड्स टू 3 डायमेंशन स्टेट। देखें, अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक एक्स, एक वाई और एक जी, ठीक है, 3 लाइंस होती हैं 3D प्लेन में। तो कह रहे हैं हमारे पास अगर 3 डायमेंशन स्टेट है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है 3D, तो हमारे पास पॉइंट एक्स वाई जी होंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। अच्छा, रियल लाइन क्या, मैंने आपको बताया था कि ये रियल लाइन है, इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो रियल लाइन हमारे पास माइनस नेगेटिव से ये पॉजिटिव नेगेटिव तक, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये द एंगल विच मेक पॉजिटिव एक्स वाई जी एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल एंगल। अच्छा, जब हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल की बात होती है तो वो क्या होती है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। स्पेस क्या है, देखिए मैंने क्या कहा था, ऑर्डर ट्रिपल, 3 चीजें आगे। ऑर्डर क्या होता है, ये चीज 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू 3D स्पेस में आती है ना, 3D प्लेन में, 3 डायमेंशन में, वो स्पेस में होती है। तो कह रहे हैं कि स्पेस जो है वो यूनिक पॉइंट्स होती है। अच्छा, नेक्स्ट है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका हम कंसेप्ट समझते हैं। जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, किसी नंबर की, तो हम लिखते हैं एल, ठीक है, या किसी फंक्शन की या किसी इक्वेशन की, तो उसके अंदर हम वो इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे आता है डिवाइडेड बाय एस। अगर तो कोई कांस्टेंट नंबर है गिनती का, ठीक है, तो वो नंबर एज इट इज ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, टी, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, टी यानी कि कांस्टेंट 1 है, ठीक है, 1 बाय एस ये, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास उस नंबर की कोई पावर है तो वो यहाँ पे हमारे पास साइन को चेंज करके आ जाती है, ठीक है, एस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमें कहा गया है एफ टी फंक्शन है सिंपल सा, तो 1 बाय एस आंसर आ जाएगा। इनके कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट वैल्यू 1 है, नंबर था लेकिन वो -6 था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे एल और वही नंबर -6 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू, अब नीचे तो एस आ जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, नंबर, तो -6 बाय एस आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या है, एल ई -80। अब मैंने देखा कि जो नंबर है वो ई की पावर में है, ठीक है। जब ई आ जाएगा ना तो इसका मतलब है कि एस आएगा जब एस के साथ कुछ ना कुछ प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ टी यहाँ पे आ गया तो 1 बाय की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -a, तो साइन चेंज करके आ जाएगा +a,
ठीक है, s प्लस के, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ई की पावर है, यानी कि जो भी नंबर होगा, ठीक है, डिवीजन के नीचे, ठीक है, उसमें एस आएगा, ठीक है, और एस के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर आएगा, ई का मतलब है, ठीक है। अब क्या आएगा, पावर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो साइन चेंज करके आएगा, तो प्लस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, एस माइनस 5 आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या आएगा, जो कांस्टेंट नंबर होगा, तो इसके पीछे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 1 बाय एस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे अब हमारे पास थी एक फॉर्म गिवन थी लेप्लास की, और हमने इसको सॉल्व आउट किया। एक तो हमने कांस्टेंट को डील करना सीखा, और अगर ई की पावर हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सीखा। अब हम देखते हैं कि इसका ऑपोजिट यानी कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या होता था, पहले ये फॉर्म गिवन थी, ठीक है, हम ये फाइंड आउट करते थे। अब हमें ये फॉर्म गिवन होगी और ये फाइंड आउट करेंगे, और ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। जैसे कि देखें, हमारे पास पहली क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। अब जब एस के साथ हमारे पास अगर होता ना 1 बाय एस, तो हमें पता था कोई कांस्टेंट की बात हो रही है, लेकिन एस के साथ कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर आएगा वो ई की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखना है एल इनवर्स का सिंबल, और ब्रैकेट में वही चीज़ जो गिवन थी क्वेश्चन में, ये वाली, ठीक है, लिख ली, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ई ज़रूर आएगा, ठीक है, ये पता चल गया, ई। अब ई की पावर क्या आएगा, ये वाला नंबर, +1 या -1, तो यहाँ पे आएगा -1, ऑपोजिट साइन आएगा, +1 का ऑपोजिट माइनस होता है, ठीक है, और साथ टी आ जाएगा। अब जो ऑप्शन थे वहाँ पे ई की पावर -1 था, टी नहीं था, तो हमने ये वाला लगाया, ठीक है। इसी तरह ये एक और फॉर्म है। अब ये फॉर्म गिवन, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया है, एस का स्केयर। पहले हमारे पास सिंपल एस था यहाँ पे, तो जब आपके पास एस का स्केयर आ जाएगा तो या साइन आएगा या कॉज आएगा। तो आपने देखना है कि ये वाला नंबर और इसका स्केयर नीचे मौजूद है, यस ये 5 है, और 25 5 का स्केयर होता है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन, ठीक है, साइन ऑफ दैट नंबर। तो नंबर क्या है 5, तो 5t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, व्हाट इज लैप्लास इनवर्स, अब हमने इसका निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, s -2, तो हमने जब देखा यहाँ पे s के साथ -2 था, तो हमें पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो e की पावर में आएगा। सेंटर में क्या है, माइनस माइनस लगाया। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे s के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे e नहीं आएगा, जो भी नंबर कांस्टेंट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो कांस्टेंट नंबर क्या था 2, तो हमारे पास एज इट इज़ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे e आया ना, तो e के साथ कुछ ना कुछ पावर आएगी, तो पावर क्या आएगी, जो s के साथ नंबर होगा। तो -2 था, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, प्लस, तो +2 आ जाएगा, और t भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी आ गई है, साथ ही ऊपर 3 आ गया है, यानी कि कांस्टेंट भी आ गया, तो 3 पीछे लग जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे और आपने बताना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमने ये वाला चूज़ किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन की पावर 4 है, इवन है, तो इवन वाला फार्मूला लगेगा 4 के लिए वेलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, और सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3π/16। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको क्या कहते हैं। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला कहते हैं, या क्या कहते हैं। तो हमने कहा था इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो देखें ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है। ये होती है x1 की वैल्यू, x2 की, y1 की, y2 की, और z1 की और z2 की। जब इन वैल्यू को हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या है 3 और 1, तो x2 क्या है हमारे पास 1, तो 1 - 3 करेंगे, ठीक है, 1 - 3 का स्क्वायर और प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो y की क्या है 0 और 2, तो 0 - 2 प्लस z वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो z क्या है -1 और +0, -1 + 0 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 गए तो -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको फर्दर यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, ठीक है, और प्लस आ जाएगा, और हमारे पास 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 8 और 1 9, स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट बताना था कि डायरेक्शन रेशियो क्या होती है। तो डायरेक्शन रेशियो में हम क्या करते हैं, वैल्यू को माइनस करते हैं। पहली वैल्यू क्या थी 2 और 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो पहला आंसर 1 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 और 3, -1 और -3 क्या होता है -1 -3, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का 3 का, ठीक है, तो -4 आ जाएगा। सेम थर्ड के लिए करेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या है 4 और 5, तो 4 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 5 का आएगा, यानी कि माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन 3 डायमेंशन स्पेस द इक्वेशन y, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, ये। अच्छा, ये आपने ग्राफ बताना है इसमें कौन सा आएगा। अच्छा, ग्राफ में सबसे पहले आपने देखना है इसकी इंटरवल क्या है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये देखिए पहले 0 से 4 तक जा रहा है, ठीक है, फिर ये 4 से 10 तक जा रहा है, फिर 10 से 13 तक जा रहा है। तो ये देखिए ये पहले यहाँ से यहाँ तक लाइन बन रही है, यानी कि ये 0 से 5 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ तो 4 तक जा रहा था, यानी कि ये नहीं है। ये हमारे पास 0 से पाई तक जा रहा है, ये भी नहीं है। ये 0 से पाई तक जा रहा है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये 0 से 4 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास ये 4 से 10 तक जा रहा है, तो ये फिर हमारे पास 4 से 10 तक जा रहा है, और फिर ये 10 से 13 तक जा रहा है। तो ये देखें 13, ये 12 है ना, 12 से आगे 13 यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके हैंड आउट के ये ग्राफ वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा एमसीक्यूज में आ रहे हैं, और स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कि ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल पेपर में ये स्टेटमेंट दे दी और 4 ग्राफ बने हुए दिए और कहा कि बताएं कि करेक्ट कौन सा है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है, ठीक है, सेम आपको कंडीशन गिवन है, आपने बताना है 0 से 4 जा रहा है और 4 से 6 जा रहा है। तो ये देखें ये 0 से 6 जा रहा है, ये नहीं है। ये 0 से 5 जा रहा है, ये भी नहीं है। ये 0 से 3 जा रहा है, ये भी नहीं है। ये 0 से 4 जा रहा है, तो यही हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बताना है पीरियड क्या है ग्राफ का। अच्छा, पीरियड मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके बाद रिपीट इटसेल्फ की वैल्यू दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्लेन के अंदर जब हम यूँ मूव करते हैं यहाँ तक पहुँचता है, 360 तक पहुँचता है, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो जाती है, फिर ये रिपीट होता है, फिर रिपीट। तो अब ग्राफ में भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे देखिए लाइन यहाँ पे यूँ जा रही है, यहाँ पे यूँ जा रही है, यहाँ पे यूँ, और मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वैल्यू यहाँ से जैसे से स्टार्ट होती है वैसे अगेन स्टार्ट हो रही है, सो ऑन आगे जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका पीरियड है, यानी कि इस टर्म के बाद ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये 6 पे रिपीट हो रही है, ठीक है। ये भी आपके हैंड आउट के अंदर ग्राफ सारे मौजूद हैं, और आपसे उन्होंने ऐसे पूछा है, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये कैसे आएगा, तो उन्होंने ग्राफ वही, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस या उन्होंने तुक्के पे नहीं दिए, या इनके पूरे हैंड आउट के अंदर सारे जितने ग्राफ है उन्होंने वहाँ से उठाए। किसी का ये पूछ रहे हैं टाइम पीरियड क्या है, किसी का ये पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या है, आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस ग्राफ का पीरियड क्या है, तो अब मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ से वैल्यू ये यहाँ से सेंटर से आ रही है, और यहाँ से भी वैल्यू रिपीट हो रही है, ये यहाँ तक यूँ आ रही है, फिर रिपीट हो रही है, यानी कि 2 पाई से रिपीट हो रही है इसकी वैल्यू। इसका पीरियड क्या है 2 पाई। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर। अच्छा, यहाँ पे जब हम पोलर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के लिखते हैं और हमारे पास माइनस में वैल्यू होती है, तो ये फार्मूला होता है कि माइनस और थीटा इज इक्वल टू आर कोमा 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो -2 था तो +2 आ जाएगी पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू माइनस, अच्छा यहाँ पे जितनी वैल्यू ऑप्शन में थी ना वो -2 थी, बाकी एक ही 2 थी, तो हमने इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला चूज़ किया था।
लेकिन सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड का जो एंगल है -3π/2, -3π/2। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2π -3π/2। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -π/2। ठीक है, और दूसरी वैल्यू थी 2, तो 2, -π/2 आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है तो इवन है, और अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है तो ऑड है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखिए फंक्शन क्या था हमारे पास, x3। ठीक है, तो जब हम x की जगह पे यहाँ पे माइनस पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा -x था। ठीक है, ये वाला फंक्शन था, ये वाला गिवन था। ठीक है, इसका आंसर भी माइनस आ गया। ठीक है, -f(x3) आ गया। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ये नहीं कि ये इवन नहीं है, ये नहीं कि ये ऑड है, लेकिन -x तो आ गया, लेकिन माइनस किसके इक्वल आएगा, f(x) के। यानी कि जो फंक्शन था ये वाला एज इट इज हो, जस्ट माइनस हो। तो यहाँ पे x3 है, यहाँ पे भी x3 है, यहाँ पे e की पावर x है और यहाँ पे e की पावर -x है। तो ये हमारे पास ना तो इवन है ना ही ऑड है, नेदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन अ प्लेन कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज। आफ्टर कह रहे हैं कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में यानी कि r थीटा जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे वैल्यू को जब चेंज करें -r थीटा करें और वैल्यू अनचेंज रहें, ठीक है, तो कर्व हमारे पास सिमेट्रिक होगा अबाउट द पोल। ठीक है, पोल के अलोंग सिमेट्रिक होगा। गिवन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी ये पॉइंट बन रहे हैं ग्राफ। ठीक है, इसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ इवन होगा कब, ये आपसे पूछ सकते हैं एज एमसीक्यूज कि ग्राफ ये इवन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ग्राफ बना हुआ है, कहते हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो आपने ग्राफ को तोड़ना होता है। ठीक है, अब आपको कैसे तोड़ते हो, जब आपको कहते हैं ना कि वाई एक्सिस इवन है तो यहाँ से आप वाई सेंटर से तोड़ते हो, वाई एक्सिस, ये वाले वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से तोड़ते हो तो आप देखते हो कि इस साइड पे और साइड पे एक जैसा कर्व बन रहा है, इसके दानों से एक जैसे बन रहे हैं। तो आप कहते हो कि जब हमने वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ा तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आप पोल को तोड़ते हो, पोल को इसको सेंटर से यूं तोड़ते हो पोल से, ठीक है, तो उसको आप कहते हो कि ये ऑड फंक्शन है, जब ऊपर और नीचे एक जैसा ग्राफ बन जाए। ठीक है, जैसे कि ये मैंने रेड लाइन में, ठीक है, ग्राफ बनाया, मैंने देखा कि अगर मैं इसको यूं तोड़ती हूँ तो ये लाइन ऊपर ऐसे है, नीचे यहाँ पे वैसी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। अब ये देखिए फंक्शन इज सेड टू बी स्मूथ। अच्छा, फंक्शन स्मूथ कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो और नॉन जीरो हो। ठीक है, जीरो ना हो, नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो ना हो। अच्छा, ये आपको इक्वेशन गिवन है और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये, और इसमें कह रहे हैं कि इसका वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का। तो देखें वर्टेक्स क्या होता है, माइनस, ठीक है, एक्स की वैल्यू होती है वर्टेक्स में, तो -b ये होता है, एक्स के साथ क्या है 1, b के साथ क्या है -4, तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है -4, तो हमारे पास -4/2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ये देखिए 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम आपने y की वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास -1 आ जाएगी। सेम अब नोटिस करें यहाँ पे ये एग्जांपल जो थी ऊपर यहाँ तक ये सेम थी, तो हम लोगों ने निकालना था -b/2। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेम है, तो ये b की वैल्यू यूज़ होगी यहाँ से, तो इसकी पहली वैल्यू भी 2 आ जाएगी, तो इसकी हमारे पास y वाली वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब y की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास था 4 और -4 1 जार 4 और 2 और +2। अब हमारे पास आ जाएगा 4 -8 +2, 4 और 2 हमारे पास हो जाएगा 6 -8, तो 6 में से 8 गए तो हमारे पास आ जाएगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू को आ जाएगा -2। सेम यहाँ पे भी आपने इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट करना था और आपके पास -1 आ जाता था। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालना है वर्टेक्स। अब देखिए वर्टेक्स के 2 MCQs एक ही पेपर के अंदर आ रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पेपर में कौन सी चीज़ ज़्यादा दफ़ा आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय। अब देखें एम्पलीट्यूड जब बात आ जाती है ना एम्पलीट्यूड की, तो आपने देखना है कि फंक्शन के पीछे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है,
इसी तरह एक और है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका एम्पलीट्यूड 4 है। सेम अगर आपको कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आपने कहना है 4 है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3। ठीक है, ये पाई मैंने पी आई लिख दिया क्योंकि मुझे पाई का सिंबल नहीं मिल रहा था। ठीक है, सेम इसका पीरियड निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2π जो वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है π/2, तो यहाँ पे भी π/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो 2 आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन किस चीज़ की है, ये आपके हैंडआउट के अंदर इक्वेशन मौजूद है और इस तरह का अक्सर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम लेप्लास इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक फंक्शन है, कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये ओरिजिन क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ओरिजिन की बात हो रही है, यानी कि 0 पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि इस पॉइंट पे जब 0 लिमिट पुट करें फंक्शन, तो हमारे पास क्या होता है, तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन के लिए करना है, तो कह रहे हैं कि नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता चला है, देखें, इस फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करते हैं, जब हमने लिमिट पुट किया x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे 0, तो 0 0 ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके 0/0 आ गया। 0/0 अगर तो 0 होता तो हम कहते हैं कि हमारे पास का आंसर 0 है, लेकिन 0/0 है। जब भी डिवीजन में नंबर 0 आ जाए, नीचे नंबर 0 आ जाए, तो वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी है, यानी कि नॉट एग्जिस्ट करता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स्ड और डायरेक्शन भी हमारे पास रिवर्स्ड हो जाएगी। ठीक है, जब साइन रिवर्स्ड होंगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स्ड होंगी। लेकिन फिर भी मैंने फाइल बनाई है क्योंकि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर मैंने सारा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है और यकीन करें जो जो पास्ट पेपर में पिछले साल पेपर आया था, ठीक है, उसको फॉलो करके मैंने ये इनको हाईलाइट किया था, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इस दफ़ा सेम वही पेपर में MCQ सारे आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए थे हैंड आउट के अंदर। उसके अलावा मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है प्रॉपर कि बार बार वही हर साल MCQ पेपर में रिपीट होते हैं, तो ताकि आप जो है इसको इजीली कर सको, आपको है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 MCQs आते हैं। वेलीज साइन फार्मूला, आपको कह सकते हैं साइन फार्मूला है या कॉस फार्मूला, ऑड इवन के लिए है या ऑड के लिए है। तो ये इवन के लिए फार्मूला है और ये ऑड के लिए है। ये दोनों फार्मूलों का आपने फ़र्क याद रखना है। इसके एंड में π/2 आता है इवन के में और ऑड में 2/3। ठीक है, अब आपको कह सकते हैं साइन 4 निकालें, साइन आ रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ हाईलाइट की थी कि आपने क्या क्या तैयार करना है, कैसे 6 निकालें, तो आपने ये फार्मूले 2 याद रखने। ठीक है, व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, किसी वेक्टर में जो वैल्यू होती है ना, ये इसकी ये होता है वेक्टर। ठीक है, और ये इसके कंपोनेंट होते हैं i j k के साथ होते हैं, और इन्हीं को हम इक्वेशंस भी कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है s यानी कि ज़्यादा इक्वेशन निकाली है, तो ये पहली x होती है, दूसरी y होती है और तीसरी वैल्यू z होती है, i j k नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 2t - 1 x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई और ये z की आ गई। सेम एक और देखिए, 2 आपके ऐसे MCQs हैं जिसमें आपको ये चीज़ गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और आपको कहा गया है कि इसकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और आपको कहा गया है ये देखिए जिसमें i j k आता है ना, वो वेक्टर इक्वेशन होती है। ठीक है, और ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी आपने ये x की वैल्यू बतानी है और ये y की वैल्यू बतानी है। ये देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पे z वाला पोर्शन नहीं है, k वाला पोर्शन नहीं है, तो हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई है। यानी कि 2 MCQs इस तरह के पेपर में आए हैं। ठीक है, इसको भी आपने समझना है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये ग्राफ है इक्वेशन का और उसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट्स हमारे पास क्या है 3, दूसरा क्या है -2, तीसरा क्या है कि एक साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि -1 है। ठीक है, अच्छा ये एक वेक्टर वैलिड फंक्शन गिवन है RT = दिस वन। अब ये देखिए आपके पास RT जो इक्वेशन है वो क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास i j की फॉर्म है। ठीक है, और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। देखिए एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही चीज़ होती है। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है कि एंटी डेरिवेटिव हम किसी की इंटीग्रेशन करते हैं और एंटी डेरिवेटिव में जब इंटीग्रेशन करते हैं साथ हम सी लगाते हैं प्लस सी। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको आपने सी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, एंटी डेरिवेटिव गिवन है तो वही आंसर लिखना है, प्लस सी लगा देना। ठीक है, प्लस सी आप लगा लेना, ये आएगा।
ठीक है। अ सिंगल कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अरे सिंगल कर्व जो है वो सिंगल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर, देखिए इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास क्या होता है cos 5t का डेरिवेटिव। अब देखिए 5t है ना, तो लेट करते हैं कि जो u है वो 5t के इक्वल है। तो अब हमारे पास फंक्शन 5 है, तो du क्या होगा, 5 होगा। तो हम इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos ऑफ 5t की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा u, ठीक है। तो डॉट du भी होना चाहिए, तो du में हमारे पास ये 5 आ रहा है, तो हमारे पास 5 du आ जाएगा, 5 dx होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे dx आ जाएगा du। तो अब हमारे पास cos u 5 है, तो 5 को बाय ले जाते हैं, cos u का डेरिवेटिव क्या होता है, sin u माइनस साइन u, ठीक है। तो -5 आ जाएगा, और साइन की वैल्यू ये और u की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो आ जाएगी। तो u की वैल्यू क्या थी, 5t, तो हमारे पास आ जाएगा -5 sin 5t ये, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है tan t, तो tan t का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर t, ठीक है। और sin t का होता है cos t, तो हमारे पास 6 एज इट इज आ जाएगा और साथ cos t आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव वाले 2 MCQs आए। अब इसका डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में आ जाएगी 4 और t की पावर a कम होगी तो 4t³ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, t+1 अंडर द रूट, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो t+1 का मतलब होता है t+1 की पावर, जो स्क्वायर रूट होता है ना उसका मतलब होता है पावर 1/2 है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 और t+1 और 1/2 में से एक माइनस होगी पावर, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 1/2 t+1 की पावर -1/2। तो जब भी नंबर की पावर माइनस होती है तो वो डिवीजन के नीचे जाके प्लस हो जाती है। तो जब हम इसको डिवीजन के नीचे ले जाएंगे 1/2 और ये ऊपर था ना, तो हमारे पास 2 के साथ जब आ जाएगा तो t+1 की पावर ये 1/2 हो जाएगा, और हम लिखेंगे 1/2 और किसी भी नंबर की पावर जब 1/2 होती है, ये होती है, हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/2 प्लस t स्क्वायर रूट t+1 आ जाएगा, ठीक है। सेम हम थर्ड वाले की निकालेंगे, 3/t², तो 3 एज इट इज रहेगा। अब t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर नीचे प्लस थी तो -2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 3 एज इट इज रहेगा, तो पावर हमने क्या कहा था, जब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव तो पावर शुरू में आ जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 और t की पावर -2 + 1 क्या होती है, -3, ये आ जाएगी। तो हमारे पास 3 2 क्या आ जाएगा 6, साइन आ जाएगा माइनस, और t की पावर -3 थी ना, तो ये नीचे जाके t की पावर +3 हो जाएगी। तो -6t³, यहाँ पे भी माइनस एक मिस्टेक निकल आई है, तो ये भी आपने इसका करेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। आपने बताना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। इसके इक्वल होता है -f(x) के, तो -f(x) के, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे ये π/2 से -π/2 पे यूँ लाइन बन गया, ठीक है। अब मैं साइड पे देखती हूँ कि π/2 से π/2 के अलोंग कहाँ पे बन गया, तो यही लाइन बन रही है, लेकिन अब ये नीचे बन रही है, ठीक है। इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड है, और दूसरा इसको y एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास ऑड है। ये देखिए यही एग्जांपल यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, आपके हैंड आउट से, तो ये ऑड है क्योंकि y एक्सिस से काट रही है। सिंपल आपने पार्शियल w बाय पार्शियल r निकाला है, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ आसान सा तरीका। देखें, जब आप पार्शियल w को काटोगे, ठीक है, पार्शियल w बाय r, आप कितनी दफ़ा काट रहे हो, x y z, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल r आ जाएगा, पार्शियल w बाय पार्शियल r आ जाएगा, यहाँ पे भी पार्शियल w बाय, ये आपने माइंड में रखना है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि किसके अलोंग आ रहा है, x के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा पार्शियल x, और यहाँ पे भी पार्शियल x आएगा, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है y, तो यहाँ पे पार्शियल y आएगा, और यहाँ पे भी पार्शियल y आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल z आएगा, और यहाँ पे भी पार्शियल z आएगा। अब मैं नोटिस किया कि ये इसकी पहली टर्म है, ठीक है, ये इसकी दूसरी टर्म है, और ये इसकी तीसरी टर्म है। पहली x के अलोंग है, दूसरी y के अलोंग है, तीसरी z के अलोंग है।
यहाँ पे एक और पोर्शन आना चाहिए था, ये मैंने बनाने में मिस्टेक किया। अगर तो यहाँ पे एक्स वाई तक है, ठीक है, सिर्फ वाई तक जा रहा है, तो यहाँ तक सिर्फ था आंसर। लेकिन यहाँ पे जी वाला पोर्शन है तो उसमें भी ये पार्शियल जी आ जाएगा। और इसका ये मतलब मकसद होता है कि ये पार्शियल ये आपस में काट जाते हैं, जी वाई वाई, तो वही पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल आ जाता है। लेकिन हमें चेन रूल के मेथड से करना होता है, इसलिए हम इसकी पोजीशन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, जब हम लाइन इंटीग्रल की ठीक है करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इनके लाइन इंटीग्रल इनके इंटीग्रेशन करते हैं और एक्स वाई जी की करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर डी एक्स डी वाई डी जी भी आएगा। अब ऑप्शन होगा डी एक्स डी वाई डी जी आएगा, तो ये आप आप डेरिवेटिव के केस में करते हो। इंटीग्रेशन के केस में आप आई जे के भी लगाओगे और प्लस प्लस भी लगाओगे। ऑप्शन होगा डी एक्स डी वाई डी जी या डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के कोमा कोमा कोमा। तो आपने देखना है जिसमें प्लस भी आ रहा हो, जिसमें आई जे के भी आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो नो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। व्हाट इज लैप्लास फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट। देखिए हमारे पास फंक्शन होता है ना कांस्टेंट, तो वो 0 से इन्फिनिटी जाता है एफ टी, और जब कांस्टेंट की बात होती है तो ई माइनस एस टी डी टी, ठीक है। इसकी ओवरऑल फॉर्म है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है लेट फंक्शन पी एक्स क्यू एक्स आर फिनाइट एंड देखें जब आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है और कहते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो पी वाला पोर्शन है इसका डेरिवेटिव आप लेते हो एक्स के लॉन्ग, ठीक है। जब आप पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लेते हो, ठीक है, पी पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है, और दोनों का आंसर सेम आ जाए, ठीक है, और उसको आप कहते हो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हमें सॉल्व आउट करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे फंक्शन नहीं गिवन, ठीक है। तो ये आपका पास आंसर 0 इक्वल आ जाएगा। ज़ाहिर है पी डी एक्स की वैल्यू जो आएगी और क्यू डी एक्स की आएगी वो प्लस करोगे तो वो 0 के इक्वल होगी। ये देखिए ये एक ये वैल्यू होगी ना, ये वाली पहली, और क्यू वाली वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसी हैं, तो इक्वल की साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में काट जाएंगी। अच्छा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। फंक्शन इज इवन और ऑड, आपने बताना है कि ये इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन कैसे काट रहा है। अगर तो हम इसको यूं काट देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑड है। अच्छा, ये फंक्शन हमारे पास इवन है, कैसे देखें। अब अगर फंक्शन को इस तरह से हम काटते हैं, ये देखें, एक तो इसकी ये पहचान है कि ये अगर हमारे पास है ना, यहाँ पे x1 से लेकर -π/2 तक है, यहाँ पे हम x1 से π/2 तक -2 यहाँ तक है, ये यहाँ पे ये, तो मैंने देखा कि ये एक जैसा है और एक ही जगह पे बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है और ये भी इसके सामने बन रहा है, तो ये इवन है। अगर तो ये इसका ऑपोजिट बनता, ठीक है, माइनस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे बन रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पे बनता तो ये ऑड होता, लेकिन यहाँ पे था एज इट इज बन रहा है तो ये इवन है। और दूसरा ये हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग कट हो रहा है, इसलिए भी इवन है। और दूसरा फंक्शन इवन है या ऑड है, तो इसके लिए देखें वाई के लॉन्ग काट रहा है, ये ऑड है। ये ऑड कैसे है, देखें, ये x1 से -2π तक देखें तो ये ऐसे है, और ये 2, अब ये x1 से लेकर ये 2π तक देखें, ठीक है। अब ये देखें एक जैसे बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे यूं बन रहा है इसमें और इसमें यूं बन रहा है, एक जैसे हैं लेकिन डायरेक्शन ओपन है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो ये ऑड है। अब यहाँ पे देखें एक ऐसे बन रहा है -2π से π तक, और ये -2π से π तक यहाँ पे बन रहा है। अब ये देखें एक जैसे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, तो ये ऑड है, ठीक है। एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अच्छा डोमेन है फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईच पॉइंट की बात हो रही है तो वहाँ पे बस डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो अगर हमारे पास नंबर है ना 12/4, ऐसे नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल। और अगर आपके पास कोई और नंबर है पाई ई, ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर, तो वो इरेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, वो ऑलवेज हमारे पास वेक्टर होता है, ठीक है। ये थे आपके साथ शेयर किए मैंने फाइनल टर्म MTH 103 ने f ऑफ x किसके इक्वल होता है, -f ऑफ x के, तो -f(x) के, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे ये माइनस
π/2 से -π/2 पे यूँ लाइन बन गया, ठीक है। अब मैं इस साइड पे देखती हूँ कि π/2 से π/2 के अलोंग कहाँ पे बन गया, तो यही लाइन बन रही है, लेकिन अब ये नीचे बन रही है, ठीक है। इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड है। और दूसरा, इसको वाई एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास ऑड है। देखिए यही एग्जांपल यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, आपके हैंड आउट से। तो ये ऑड है क्योंकि वाई एक्सिस से ही काट रही है। सिंपल आपने पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर निकाला है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ आसान सा तरीका। देखें, जब आप पार्शियल डब्ल्यू को काटोगे, ठीक है, पार्शियल डब्ल्यू बाय आर, आप कितनी दफ़ा काट रहे हो, एक्स वाई जी, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल आर आ जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर आ जाएगा। यहाँ पे भी पार्शियल डब्ल्यू बाय, ये आपने माइंड में रखना है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि किसके अलोंग आ रहा है, एक्स के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा पार्शियल एक्स, और यहाँ पे भी पार्शियल एक्स आएगा, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, वाई, तो यहाँ पे पार्शियल वाई आएगा, और यहाँ पे भी पार्शियल वाई आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल जी आएगा, और यहाँ पे भी पार्शियल जी आएगा। अब मैं नोटिस किया कि ये इसकी पहली टर्म है, ठीक है, ये इसकी दूसरी टर्म है, और ये इसकी तीसरी टर्म है। पहली एक्स के अलोंग है, दूसरी वाई के अलोंग है, तीसरी जी के अलोंग है। यहाँ पे एक और पोर्शन आना चाहिए था, ये मैंने बनाने में मिस्टेक किया। अगर तो यहाँ पे एक्स वाई तक है, ठीक है, सिर्फ वाई तक जा रहा है, तो यहाँ तक सिर्फ था आंसर। लेकिन यहाँ पे जी वाला पोर्शन है, तो उसमें भी ये पार्शियल जी आ जाएगा। और इसका ये मतलब मकसद होता है कि ये पार्शियल ये आपस में काट जाते हैं, जी वाई, तो वाई पार्शियल बाय पार्शियल आ जाता है। लेकिन हमें चेन रूल के मेथड से करना होता है, इसलिए हम इसकी पोजीशन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, जब हम लाइन इंटीग्रल की ठीक है करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इनके लाइन इंटीग्रल इनके इंटीग्रेशन करते हैं और एक्स वाई जी की करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर डी एक्स डी वाई डी जी भी आएगा। अब ऑप्शन होगा डी एक्स डी वाई डी जी आएगा, तो ये आप डेरिवेटिव के केस में करते हो। इंटीग्रेशन के केस में आप आई जे के भी लगाओगे और प्लस प्लस भी लगाओगे। इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो नो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। व्हाट इज लैप्लास फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट। देखिए ओवरऑल फॉर्म है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अच्छा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। फंक्शन इज इवन और ऑड, आपने बताना है कि ये इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन कैसे काट रहा है, पास इवन है, कैसे देखें। अब अगर फंक्शन को इस तरह से हम काटते हैं, ये देखें, एक तो इसकी ये पहचान है कि ये अगर हमारे पास है ना, यहाँ पे x1 से लेकर -π/2 तक है, तो मैंने देखा कि ये एक जैसा है और एक ही जगह पे बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है और ये भी इसके सामने बन रहा है, तो ये इवन है। अगर तो ये इसका ऑपोजिट बनता, ठीक है, माइनस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे बन रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पे बनता तो ये ऑड होता, लेकिन यहाँ पे था एज इट इज बन रहा है, तो ये इवन है। और दूसरा फंक्शन इवन है या ऑड है, तो इसके लिए देखें y के अलोंग काट रहा है, ये ऑड है। ये ऑड कैसे है, देखें, ये x1 से -2π तक देखें, तो ये ऐसे है, और ये 2, अब ये x1 से लेकर ये 2π तक देखें, ठीक है। अब ये देखें एक जैसे बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे यूँ बन रहा है इसमें, और इसमें यूँ बन रहा है, एक जैसे हैं लेकिन डायरेक्शन ओपन है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो ये ऑड है। अब यहाँ पे देखें एक ऐसे बन रहा है -2π से π तक, और ये -2π से π तक यहाँ पे बन रहा है। अब ये देखें एक जैसे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, तो ये ऑड है, ठीक है। एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अच्छा डोमेन है फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईच पॉइंट की बात हो रही है तो वहाँ पे बस डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाता है। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, वो ऑलवेज हमारे पास वेक्टर होता है। आपने पेपर देने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कितने % पेपर इस फाइल में, वीडियो में से या इस फाइल में से आया था, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।